हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरुण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीएम क्लासेस में। आज हम अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 के पार्ट 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, जिससे पार्ट 8 आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज पार्ट 8 में हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे कि गॉस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहले से ही जानते थे तो गॉस लॉ ने ऐसा क्या हमारे लिए विशेष किया कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ गई, इसका यूज़ करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, इससे पहले गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया था हमने। वो फॉर्मूला था, एक सीमित फॉर्मूला था। वो था केवल पॉइंट चार्ज। अगर आपको पास है कोई पॉइंट चार्ज है और उससे आर दूरी पर स्थित आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तभी आप उस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्ज, यहाँ मेन बात समझने की है कि पॉइंट चार्ज का मीन्स क्या है। जैसे कि ये देखिए, पॉइंट चार्ज का मीन्स चार्ज जो होगा, आवेश जो है वो एक निश्चित बिंदु पे रखा है, उससे आर दूरी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला था हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो क्यू था, जो पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, वो एक बिंदु आवेश था, यानी कि जो भी अगर क्यू की वैल्यू 10 कूलाम है, 20 कूलाम है, 100 कूलाम है, वो पूरा का पूरा आवेश एक निश्चित बिंदु पर ही होना चाहिए। यह इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी लिमिटेशंस थी, उसकी सीमाएं थी कि ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आवेश एक बिंदु पर ही हो। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि आवेश हमेशा एक बिंदु पर ही स्थित हो। आवेश समान रूप से किसी सतह पे वितरित भी हो सकता है। आवेश किसी गोले में, ये देखिए एक ठोस गोला आपको दिखाया जा रहा है, आवेश किसी एक ठोस गोले में समान रूप से फैला भी हो सकता है। आवेश किसी चादर पर, ठीक है ना, ये एक आपको शीट दिखाई जा रही है, एक चकोर शीट है। आवेश किसी चादर पे समान रूप से फैला भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आवेश एक बिंदु के रूप में ही हो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ठीक है, आवेश एक छड़ के रूप में भी हो सकता है कि एक अनंत लंबाई की छड़ है, उसमें आवेश लंबवत फैला हुआ है एक छोर से दूसरे छोर तक। तो ऐसा हमेशा संभव नहीं है कि आवेश एक बिंदु के रूप में ही हो। तो जैसे ही आवेश बिंदु के रूप में नहीं है, आवेश वितरित है, छड़ के रूप में वितरित, एक लंबी से अनंत लंबाई की छड़ में वितरित है, और उसका आपको दे दिया जाएगा कि भाई आवेश घनत्व दे दिया जाएगा आपको छड़ का, कि छड़ में 1 मीटर पे इतना आवेश है। अब छड़ के केस में आपको ऐसे दिया जाएगा कि ये छड़ है, इसका आवेश घनत्व 10 कूलाम है। 10 कूलाम का मतलब 10 कूलाम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में इसके 10 कूलाम आवेश यहाँ है। और आप इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तब आपका वो रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पूछी जा रही है, ये पूरी की पूरी छड़ की बात करी जा रही है कि ये छड़ है जिसका आवेश घनत्व, यहाँ घनत्व की बात करी जाएगी कि एक 10 कूलाम आवेश 1 मीटर में है इसके। ये एक ऐसी छड़ है जिसके 1 मीटर में 10 कूलाम आवेश है, और इस छड़ के आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। इसी तरह से आपसे कहा जाएगा कि एक शीट है और उस पर आवेश फैला हुआ है और इसका आवेश घनत्व दिया जाएगा आपको। यहाँ पे शीट के केस में आवेश घनत्व कैसे दिया जाएगा, आपसे कहा जाए 10 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 10 कूलाम आवेश यहाँ पे वितरित है, और इससे पी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपका वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या था, क्यू बिंदु आवेश से आर दूरी पर
आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे। लेकिन जब बिंदु आवेश ना होकर के आवेश किसी शीट पर फैला हुआ है, आवेश किसी गोले में फैला हुआ, आवेश किसी छड़ तक फैला हुआ है, छड़ में अनंत लंबाई की छड़ है उसमें फैला हुआ है, तब वो पुराना फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। वो फॉर्मूला केवल बिंदु आवेश में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस लॉ की क्या उपयोगिता है। गॉस लॉ का यूज़ करके आप एक अनंत लंबाई की आवेशित छड़ से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। गॉस लॉ का यूज़ करके आप एक r त्रिज्या के ठोस गोले से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और गॉस लॉ का यूज़ करके आप एक अनंत क्षेत्रफल या कह सकते हैं बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली किसी शीट जिसके अंदर आवेश वितरित है, इसका आवेश घनत्व आपको दिया गया है, उससे r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब ज्ञात कैसे करते हैं, इस सब में करना क्या होता है, इसके लिए आपको एक कॉमन चीज़ इन सब में करनी पड़ेगी कि आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी, क्या कह सकते हैं अपनी तरफ से माननी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी दिख भी रही होगी, हमें इस छड़ के लिए छड़ से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी थी। ठीक है, देखिए इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये देखिए। हाँ, तो हमने क्या करा, इस छड़ के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लिया। और गॉसियन सरफेस हमने आपको बताया था कैसी होती है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, त्रिविमीय बंद आकृति। तो त्रिविमीय बंद आकृतियों में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका हो गया घन, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया बेलन, जैसे कि आपका हो गया गोला। ठीक है, इस तरह के आप त्रिविमीय बंद आकृतियों को एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक छड़ के r दूरी पर, छड़ से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको गणना करनी थी। तो हमने एक एज्यूम कर ली, क्या चीज़, गॉसियन सरफेस, बेलनाकार गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। और इस बेलनाकार जो सरफेस है इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लिया। ठीक है, और उस टोटल फ्लक्स निकालने के बाद पहले परिभाषित फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार फ्लक्स की गणना करी, और अंत में गॉस लॉ को यूज़ किया और हमको इस छड़ से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधी बात क्या करना है आपको, कोई भी आपको आवेश दे दिया जाए, आवेश वितरित हो, किसी भी छड़ पर वितरित हो या किसी गोले पर वितरित हो या किसी शीट पर वितरित हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लेना है। जैसे कि छड़ के केस में आप गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं बेलनाकार। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई शीट आ जाए उस केस में भी आप बेलनाकार गॉसियन सरफेस एज्यूम कर। ठीक, और इसके केस में आप किस तरह के गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, इसमें आप खोखला गोला एज्यूम कर लीजिए, इस खोखले गोले से बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए, और जब फ्लक्स निकला है आपका उसके अंदर गॉस लॉ का यूज़ कर लीजिए, फाइनली यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो चलिए एक उदाहरण स्वरूप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम एक शीट ले लिया हमने जिस पे आवेश वितरित था, आवेश घनत्व दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये सिग्मा है, सिग्मा बना हुआ। सिग्मा का मीन्स होता है आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा बता रहा है, ये शीट है ना, शीट का कुछ एरिया होता है, तो यहाँ पे आवेश जो है पर यूनिट एरिया में वितरित है, यानी कि Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन ए, यानी कि यहाँ पर आवेश पर यूनिट एरिया में वितरित है। तो ये कह रहे हैं कि एक शीट है, उसका आवेश घनत्व दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, और इस शीट को ध्यान से देखिए ना। ठीक है, इस शीट से r दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अभी हमने क्या बताया था आपको कि सर्वप्रथम जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे।
तो हमने यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली। ठीक है, ये देखिए बेलनाकार गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली और इसका एक फिगर यहाँ पर और अच्छे से डिज़ाइन कर लिया। एक यहाँ पे ये देखिए जो शीट थी उसको इस तरह से बना लिया और ये बेलनाकार गॉसियन सरफेस एज्यूम करके यहाँ पे दिखा दी गई। अब देखिए हमारा पहला काम क्या था, गॉसियन सरफेस एज्यूम करना। सेकंड काम क्या होता है, उस गॉसियन सरफेस से बाहर निकलने वाले टोटल फ्लक्स की गणना करना। ठीक है, और तीसरा काम क्या होता है, गॉस लॉ का यूज़ कर लेना। बस 3 काम जैसे आप करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो पहला काम हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली और दूसरा हमने इसका एक नया फिगर स्पष्ट यहाँ बना दिया। ठीक है, अब देखिए हमें इस शीट से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी थी। तो इस शीट से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी थी तो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम करी। गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद हमने एक यहाँ पे फिगर बना दिया और हमारा अगला काम है इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो हमारी बेलनाकार सतह है एक्चुअल में ये कितनी सरफेस से मिलकर बनी होती है। एक बेलन कितनी सतह से मिलकर बना होता है। एक बेलन को जरा ध्यान से देखें तो उसके अंदर 2 तो फ्लैट सरफेस होती है, देखिए यहाँ पर और ये देखिए ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस तो फ्लैट होती है बेलन की और समान एरिया की होती है। तो ठीक है, हमने इसको मान लिया S1 सरफेस और इसको मान लिया S2 सरफेस। अब दोनों फ्लैट और समान एरिया की होती है इसलिए दोनों का एरिया भी हमने AA ले लिया। ठीक है, अब दोनों जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वो शीट से समान दूरी पर स्थित हैं, इसलिए यहाँ के इस फ्लैट सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने वाली है, वेक्टर ई होने वाली है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो पहला एरिया ये हो, पहली सरफेस ये होगी S1 और दूसरी सरफेस कौन सी होगी, दूसरी सरफेस ये होगी, देखिए लिखा हुआ है S2। अब तीसरी सरफेस जो होती है वो होती है वक्राकार। वक्राकार का मतलब ये वाली सरफेस जो होती है ना ये, ठीक है, वक्रित सरफेस। वक्रित सरफेस को हमने लिख लिया S3। ठीक है, तो 3 तरह की सरफेस होगी। इन तीनों तरह की सरफेस से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बाहर निकलने वाला फ्लक्स की गणना कर लेंगे। इस तरह से हमें टोटल गॉसियन सरफेस से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट लाइन में हमने यहाँ लिखा हुआ है गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इसको हमने फाइल ले लिया। अब ये किसके बराबर होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, सतह S1 से निकलने वाले फ्लक्स प्लस सतह S2 से निकलने वाला फ्लक्स प्लस सतह S3 से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब सतह S1 से जो फ्लक्स निकल रहा है वो क्या होगा, अभी इससे 1-2 लेक्चर पहले हमने आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, उसमें डिस्कस किया था फ्लक्स होता है क्या है। फ्लक्स होता है EA cos थीटा। ठीक है, तो जिस सतह से आपको फ्लक्स की गणना करनी है उस सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए S1 से हमें फ्लक्स की गणना करनी है। S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, E है, देखिए लिख लिया हमने EA cos थीटा। अब S1 का एरिया कितना है, A एरिया है, लिख लिया हमने। cos थीटा, थीटा क्या होता है, E और A के बीच का कोण होता है। आपको पता है कि जो S1 सतह है, S1 सतह पर E और A के बीच का कोण जो है 0 है। क्यों, क्योंकि E की दिशा भी यही है, E की दिशा भी यही है, देखिए E की दिशा भी यही जा रही है और A की दिशा भी यही जा रही है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, 0 होने वाला है। ठीक, तो हमने लिख लिया EA cos 0, पहला काम हो गया हमारा। अब S2 सतह से निकलने वाले फ्लक्स को लिखना है हमको। अब हम S2 सतह पर जाते हैं। S2 सतह में देखिए, अब S2 सतह के लिए EA cos थीटा लिखना है। S2 सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, लिख लिया हमने। S2 सतह पर एरिया कितना है, A है, लिख लिया हमने। E और A के बीच में कोण देखिए, दोनों की दिशा सेम है तो कोण कितना होने वाला है, 0, लिख लिया हमने। ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, S3 सतह से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है हमको। अब S3 सतह जो है उससे कोई विद्युत बल रेखा गुजर रही है क्या, गुजर सकती ही नहीं है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं आपको दिख रहा होगा यहाँ है, इधर साइड में जा रही हैं और इधर साइड में जा रही हैं।
कोई विद्युत बल रेखा ऐसे नहीं जा रही, ठीक है। जब कोई विद्युत बल रेखा ऐसे नहीं जा रही तो आप सीधे सीधे ही नॉर्मल लॉजिक से ही देख सकते हैं कि उस सतह से एक भी विद्युत बल रेखा बाहर निकल ही नहीं रही है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है ना। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार क्या होता है विद्युत फ्लक्स, कि किसी सतह से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ऐसी सतह से कोई भी विद्युत बल रेखा बाहर नहीं निकल रही है, आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि विद्युत बल रेखा ऐसे निकल रही हो या ऐसे निकल रही हो बाहर, इधर मतलब अप एंड डाउन कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं जा रही, तो नॉर्मल जो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो गया कि स्थिर सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये तीनों S1 सतह से निकलने वाला फ्लक्स लिख लिया, S2 सतह से निकलने वाला फ्लक्स लिख लिया और S3 सतह से निकलने वाला फ्लक्स लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आप कि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई ए बचेगा, कोई cos जीरो तो 1 है, यहाँ भी ई ए बचेगा, और ई ए और ई ए को जब ऐड करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 5 = 2 ठीक है। देखिए पहला स्टेप हमने क्या कहा था कि आप गॉसियन सरफेस ले लीजिए, दूसरा स्टेप क्या कहा था कि गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए, आपने दूसरा स्टेप पूरा कर लिया, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया, 5 = 2 इसको अब दूसरी इस तरह से लिख लिया हमने, 2 = 5। अब तीसरा स्टेप क्या कहा था हमने कि अब गॉस लॉ का यूज़ कर लीजिए आप। गॉस लॉ क्या होता है, ध्यान करिए, हमने बताया था 5 = Q/ε0, ठीक है। अब देखिए हमने इसको ही दूसरी फॉर्म में लिख लिया, बस इसको लेफ्ट साइड में लेगा, इसको राइट साइड में लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। तो आपने ई = 5 लिख लिया और यहाँ से ई आ गया आपका 5/2a, ठीक है। अब गॉस लॉ ने 5 की वैल्यू क्या बताई है, गॉस ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना चार्ज हो उसका 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो 5 = Q/ε0 गॉस लॉ होता है, हमने 5 की वैल्यू Q/ε0 लिख ली, यहाँ 5 की वैल्यू देखिए हमने गॉस लॉ से क्या लिख ली, Q/ε0 लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करा, इसको बस फॉर्म बदल के लिख लिया, Q और A जो था, A को Q/A न्यूमरेटर में लिख लिया, Q/A अंश में लिख लिया और 2ε0 हर में बचा रह गया। अब Q/A क्या होता है, आवेश घनत्व होता है, ठीक है, जो हमें इसका दिया गया था शीट में। जब भी शीट बोली जाएगी तो उसमें आवेश घनत्व क्या होगा, Q/A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने यहाँ पे सिग्मा लिख लिया और फाइनली आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई किसी भी आवेशित प्लेट से जिसका आवेश घनत्व आपको सिग्मा दिया गया है, कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, σ/2ε0, ठीक है। तो अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, यह अनंत विस्तार की समरूप कुचालित चादर थी जिसका आवेश घनत्व आपको सिग्मा दिया गया था, और आपको इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी थी, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, σ/2ε0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ करके अभी हम लोग बहुत बढ़िया से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई चादर हो जिसका आवेश घनत्व आपको दिया गया हो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E = σ/2ε0, ठीक है।